कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में भी सब लोग घर पे होंगे और मुझे लगता है आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने मैट्रिसेस का टाइप्स देखा था और उसके बारे में जाना था कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस को हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस पे कुछ होने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो बिना डिले किए, टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहला टॉपिक वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के सम को हम ट्रेस कहते हैं। ट्रेस किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल पर जितने एलिमेंट्स होंगे उसके सम को। तो कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके सम को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर अ मैट्रिक्स, दैट इज फॉर अ मैट्रिक्स A is equal to Aij n क्रॉस n। n क्रॉस n क्यों लिया हमने? क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A को डिनोट किस तरह से करते हैं? इस तरह से। ट्रेस को डिनोट करने का तरीका है, मैं यही बता देता हूं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, अगर A का ट्रेस निकालना होगा तो इसको बोलते हैं TR ऑफ A। इट मींस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सिग्मा AII, I का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक? n तक। अब एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, इसका मतलब हो गया A11 प्लस A22 प्लस A33 A44 डॉट 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 ANN, और A11 A22 A33 हमको पता है यह प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को दर्शाता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेक्चर 1 में, कि किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसके लिए इक्विवेलेंट प्लेस यूज करते हैं Aij। मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन बताता है किसी भी एलिमेंट का किसी एक मैट्रिक्स में। और यहां पर हमने लिखा AII, इसका मतलब यह हो सकता है A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा। जहां पर दोनों सबस्क्रिप्ट बराबर होता है वह डायगोनल होता है। एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 0 8 9, हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए कि साहब इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? देयरफॉर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, बाबू हमको ट्रेस निकालना है तो क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब 2 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15 इंटू 17, ये हमारा 17 हो गया। अगर ट्रेस की बात करें तो ट्रेस कितना हो गया? 17 हो गया हमारा। ये थर्ड ऑर्डर के लिए था। इसी तरह से अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट B दिया जाए, सॉरी मैट्रिक्स B दिया जाए 2 7 0 8, एक मैट्रिक्स हमारे पास B है, सेकंड ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम है, तो इस केस में अगर इसका ट्रेस निकालना हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B 2 प्लस 8 2 प्लस 8 इट विल बी 10। इसका ट्रेस कितना होगा हमारे पास? 10। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ट्रेस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नोट इट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ट्रेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हम कह सकते हैं फॉर अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n एंड B Bij n क्रॉस n, दो मैट्रिक्स हमारे पास हमने मान लिया। जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे उसमें इन दोनों मैट्रिक्स का यूज किया जाएगा, मैट्रिक्स ए और बी का।
तो पहले उसके बारे में बता दिए कि एक मैट्रिक्स ए है ऑर्डर n क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स बी है ऑर्डर n क्रॉस n। यहां से एक बात तो ये मालूम चलता है कि a और b दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वह सेम है। इसका भी ऑर्डर n क्रॉस n और b का भी ऑर्डर n क्रॉस n। और दूसरी बात यह पता चलती है हमें कि दोनों जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ट्रेस का जिक्र केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, यह ध्यान देना है। देयरफॉर पहला प्रॉपर्टी कहता है ट्रेस ऑफ k इंटू ए। k क्या है? k कोई स्केलर हो सकता है एंड लेट k बराबर स्केलर। k कोई स्केलर हो सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट, कोई नंबर। तो ट्रेस ऑफ k इंटू ए, इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं k इंटू ट्रेस ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उस पूरे का ट्रेस निकालने का मतलब उस मैट्रिक्स कांस्टेंट को आप कॉमन ले ले, बचे हुए नंबर का मैट्रिक्स का ट्रेस होगा उसके बराबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है अगर हमारे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, इसको लिख सकते हैं अलग अलग, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। मतलब एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों के सम या डिफरेंस का ट्रेस निकालना हो तो आप दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग निकाल के उसका डिफरेंस या फिर आप सम निकाल लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रेस ऑफ ए डैश, ट्रेस ऑफ ए डैश इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अब ए डैश क्या है वो हम लोग जिक्र करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी बता देते हैं केवल ट्रांसपोज है। ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज यहां लिख देते हैं, लेकिन ट्रांसपोज क्या होता है बाद में देखेंगे। वेयर ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए डैश क्या है? ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है कौन? ए डैश। ट्रांसपोज क्या होता है? 2 मिनट 5 मिनट अभी आप लोग इस पे धैर्य बनाए रखें, आगे आने वाले लेक्चर में इसको भी देखा जाएगा, हम थोड़ी देर बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो ये पहले समझ जाइए कि जो मैट्रिक्स ए का ट्रेस ए का ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रेस और ए का ट्रेस, वह दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ a इंटू ट्रेस ऑफ b। ए बी का ट्रेस, ए बी मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी कैसे निकालते हैं दो मैट्रिक्स का वो हम बताएंगे अभी। इसके बाद वही टॉपिक डिस्कस होगा, दो मैट्रिक्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब अभी देखेंगे। पहले बस ट्रेस की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो a इंटू बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका ट्रेस, यह कभी भी ट्रेस ऑफ a इंटू ट्रेस ऑफ b इसके बराबर नहीं होगा। अगर बाई चांस बराबर हो गया तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर बराबर किसी सूरत में है तो उसको बस एक आप संयोग कह सकते हैं, इंसिडेंस, घटना कह सकते हैं कि बस ऐसा हो गया। इन जनरल ये रिलेशन होता है। जैसे प्लस वाले में क्या है? ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो ए ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी अलग अलग होता है। उस तरह से प्रोडक्ट में आप अलग अलग मत तोड़ दीजिएगा, यहां गलती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ आई एन। आई एन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इसका ट्रेस क्या होगा? एन होगा। आई एन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर का हो सकता है, इसका ट्रेस क्या होगा? एन, जो ऑर्डर है वही। अब हो सकता हो कि इस पर आप लोगों को थोड़ा अड़चन हो सकता है, इस पे आप लोगों को थोड़ा अड़चन हो कि सर ये ऐसा कैसे हो गया। इसके लिए फिलहाल एक एग्जांपल लिख लीजिए। सपोज कर लीजिए i3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i3 है। अब इसका यदि ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ i3, तो बताओ क्या होगा? 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। देखिए जो यहां था उतना ही ट्रेस बना, इसीलिए मैंने बोला कि जो ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही उसका ट्रेस होगा।
तो ये ट्रेस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा, आप इसको नोट कर लें, इसका एप्लीकेशन फिर हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, नोट इट। अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं, ये देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं, लेट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया ए है। देखिए एक बात, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होगा। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा किसी अगर नन स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत आसान सा छोटा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि आपको बताया गया था डिटर्मिनेंट में कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होगा। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिक्स में कोई एक खास मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा नहीं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए केवल स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है उसी का डिटर्मिनेंट बनता है। गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स बी ए इतना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ matrix A is denoted by mod A and is the determinant which has all elements of matrix A। बहुत ही आसान सा इसका डेफिनेशन आप कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, मैंने बस स्टेटमेंट लिख दिया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक डिटर्मिनेंट होगा जिसमें दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट होगा। एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा हद तक क्लियर हो जाएगा सारा कुछ डाउट। जैसे सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। देन अब इसका अगर मॉड ए की बात करें, अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयत्न किया जाए। यह मैट्रिक्स है, यह इसका डिटर्मिनेंट है। मॉड ए माने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से डिनोट करते हैं, मैंने बता दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक डिटर्मिनेंट होगा जिसमें मैट्रिक्स ए का सारा एलिमेंट एज इट इज लिखा जाएगा, जिसमें कि सारा एलिमेंट एज इट इज लिखा जाएगा। देखिए हो गया, बहुत ही आसान था। मैंने बताया भी था कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? एक डिटर्मिनेंट होगा जिसमें मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत जरूरी आवश्यक सूचना, इस मैट्रिक्स ए का कोई पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स जिस फॉर्म में है यह हमेशा इसी तरह से रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, किसी तरह का कोई बदलाव का गुंजाइश ही नहीं है, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डिटर्मिनेंट है इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करिएगा तो इसका एक वैल्यू निकलेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा ये। अभी फिलहाल इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, मैंने सिखाया था। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू चलाएगा, ठीक है। देखिए अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, नोट में कुछ बातें याद रखिएगा। फॉर गिवन मैट्रिसेस A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। लिख दूं क्या? मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन। फॉर गिवन
स्क्वायर मैट्रिसेस, देखिए लिख दिया, फॉर गिवन स्क्वायर मैट्रिसेस A1 A2 A3 डॉट 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 AN, अगर आपसे कहा जाए कि सबका प्रोडक्ट निकाल लो, A1 A2 A3 सबका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसका डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा। मतलब सारे मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट निकाल लो और फिर उसका डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब है आप डिटरमिनेंट ऑफ A1 निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ A2 निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ A3 अलग अलग निकाल लीजिए और सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो बात बराबर है। या तो सारे मैट्रिक्स का आप पहले प्रोडक्ट निकालिए फिर डिटरमिनेंट निकालिए, या पहले डिटरमिनेंट निकाल लो और फिर प्रोडक्ट करो, बात बराबर है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर बार बार छूट जा रहा है, कहीं छूट भी जाएगा तो आप लोग समझिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, मैंने बोला फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर क्या है n, nth ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो कह सकते हैं देन डिटरमिनेंट ऑफ ka इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, k क्या है आप लोग जानते हैं, स्केलर। स्केलर मैंने कोई नंबर कोई कांस्टेंट। अब ये प्रॉपर्टी क्या है आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत भयानक प्रॉपर्टी आप बता दिए। अरे कोई भयानक प्रॉपर्टी नहीं है। कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A है हमारे पास, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद कहता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो क्या होगा। तो आप ऐसा नहीं करके आप A का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो और जो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उसका पावर n क्या ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ये क्यों होता है मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस कर दूंगा। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जब बताऊंगा तो ये डिस्कस हो जाएगा k टू द पावर n क्यों होता है। अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो k क्यों बाहर होगा, क्यों, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। अब पूरा देखेंगे तो ये मालूम चल जाएगा इसको करने के पीछे रीजन क्या है, लेकिन फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक अभी डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, वो हम लोग जान लेते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है वह सिंगुलर, और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर। हम कह सकते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, for a square matrix A, if determinant of A is equal to 0, then it is a singular matrix. Or determinant of A is not equal to 0, then it is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत समझने के लिए बहुत ही आसान है कि कोई भी एक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कोरोस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट कर दो और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू यदि 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे एक एग्जांपल पूछे सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो एक मैट्रिक्स A ले लेते हैं और बहुत आसान है, आप लोगों को मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज सिंगुलर, कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A बराबर इतना है, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A सिंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं समझ में आया, अरे भैया मैट्रिक्स A सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो कैसे मालूम चलेगा है कि नहीं है? आप क्या करिए, मैट्रिक्स इसको मॉड में बदलिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वह 0 चला आएगा तो यह मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। और आपको मालूम है ना, बताया तो हमने ही कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो 0 आता है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आता है। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें, क्या यह सिंगुलर है? नहीं, इज नॉन सिंगुलर। यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्यों है, रीजन बताइए। बिकॉज मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मॉडुलस वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? 5 2 10 माइनस 4 3 12, इसका तो मॉड वैल्यू -2 आता है। मॉड ऑफ बी करने पे कितना आता है? -2। 0 तो नहीं आया, और 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, 0 आ जाता तो सिंगुलर। इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल करते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर से रिलेटेड। कहता क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज नॉन सिंगुलर। हमें x का वह रियल वैल्यूज निकालना है जिस पर दिया गया मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर हो। x के उन वैल्यूज को निकालिए जिस पर दिया गया मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। क्वेश्चन बहुत आसान है, नॉन सिंगुलर का कंडीशन बस दिमाग में रखना है हमें। देखिए कैसे, फॉर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर के लिए क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसको मैट्रिक्स ए मानते हैं तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ए 0 नहीं होगा। लेट यहां मान लेते हैं मैट्रिक्स ए किसको मान लेते हैं? x + 1 1 1 3 x + 3 3 5 5 x + 5, इसको मान लिया हमने a, इसको a मान लेंगे। देन डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा? x + 1 1 1 3 x + 3 3 5 5 x + 5, ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा बच्चों। अब कहता क्या है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको क्या करना है? 0 के इक्वल नहीं करना है, इज नॉट इक्वल टू 0। दिस डिटरमिनेंट मस्ट नॉट इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको सोल्व किया जाए, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करिए और उसको फिर 0 के बराबर नहीं दिखाएंगे। तो इसको सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। तो आप रो से रो या कॉलम से कॉलम घटा दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, सोल्व कर दीजिए। तो क्या किया जाए, इसको हम करते हैं R2 के जगह पे R2 - R3 कर दीजिए। और तो कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है मुझे। इसमें से इसको भी घटाइएगा। क्या घटा है? हाँ घटा सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जैसे मर्जी हो वैसे आप करें, इसमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा x + 1 3 5 1 - 1 0, ये क्या हो जाएगा? यहां पे x और यहां क्या हो जाएगा? -(x), ये हो जाएगा 1 3 x + 5। अब इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया जाए। अब c1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, लिख दे क्या? एक्सपेंडिंग along c1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x + 1 बाहर ले लीजिए, इसको और इसको बंद कर दीजिए, दिस मच इंटू दिस, ये हो जाएगा x × x + 5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3x प्लस ये हो गया -0 के अलोंग करेंगे 0, फिर +1, इसे और इसे बंद कर दीजिए, दिस इंटू दिस -3x -5x। ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं नीचे लिखता हूं, अगर नीचे देखने में कठिनाई हो तो आपको मालूम है इसको कैसे सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं ना सिखाना है। x × x² 5x और 3x, 5 और 3 8x कर सकते हैं।
ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इसको माइनस सीधा कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -5 और 3 8x। ठीक है, अब इसको यहां फिर सोल्व करके लिखते हैं हम लोग। x + 1, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा x + 1, ये बचेगा x + 8, x + 8x। या मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, हटाइए ना, क्या इतना झमेला कीजिएगा। x³ 8x² और x² 9x², इसको लिख सकते हैं x³ + 9x² और ये हो जाएगा आपका 8x + 8x - 8x। ठीक है, अब ये सब इज नॉट इक्वल टू 0 था, देखिए ये इज नॉट इक्वल टू 0 था, यहां जगह नहीं है, इसको मिटा देता हूं। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी इज नॉट इक्वल टू 0, -8x + 8x खत्म, x² कॉमन लिया जाता है, क्या बचेगा x + 9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से, अब यह पूरा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। या x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -9, क्योंकि अगर x का वैल्यू -9 होगा तो यह भी 0 होगा, x का वैल्यू -9 होता है तो ये 0 बन जाएगा, और ये 0 बनेगा तो पूरा 0, x का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा, पूरा 0। माने इन दोनों को छोड़कर इसके अलावा कोई भी x का रियल वैल्यू ले लीजिएगा तो यह नॉन जीरो आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, तो क्या हो जाएगा x बराबर, इसको कह सकते हैं x बिलोंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 और -9, 0 और -9 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू 0 और -9 छोड़ दो, क्यों? क्योंकि 0 लोगे तो यह 0 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 और यह सिंगुलर मैट्रिक्स। या -9 भी लेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 और यह सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन x का वैल्यू 0 और -9, यह दोनों के अलावे दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू लीजिएगा तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आएगा और यह नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लिया जाए। अब देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर कब कर सकते हैं। When two matrices can be compared, तो दो मैट्रिक्स तभी कंपेयर होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब उसमें हम लोग कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं या कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम उसमें इंप्लाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपस में दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या दो मैट्रिक्स को घटाना हो, तो किसी तरह का अगर उसमें हम लोग को कंपैरिजन करना हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, तो इसके लिए एक ही कंडीशन जरूरी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर दीजिए इसी में, एक ही साथ कर देते हैं, एडिशन / सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आपस में कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, क्या इसका प्रोसीजर होगा, सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर if they have the same order। ये एक नितांत सत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हेन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर और दे मे बी सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, कि दो मैट्रिक्स को आपस में कब ऐड कर सकते हैं और कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इससे क्लियर होता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर टू मैट्रिसेस फॉर हैविंग देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कैसे देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर सीखिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4
5 6 7, इसमें हमको ऐड करना है 1 2 3 4। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में एडिशन हो सकता है? जी नहीं, नहीं होगा एडिशन। क्यों नहीं होगा एडिशन? इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 क्रॉस 2। क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, जोड़ते कैसे हैं वो भी मैं बताता हूं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होता? 1। अगर ऑर्डर सेम होता, जैसे देखिए सपोज करते हैं ऑर्डर हमारे पास अब सेम हो गया, अब क्या यह दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। Since both the matrices are of the same order, therefore they can be added. Okay? अब एडिशन करने का तरीका क्या है? एडिशन करने का तरीका है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब यह 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 1। तो यह 2 इस 1 के साथ जोड़ा जाएगा, तो 2 प्लस 1। ठीक है, फिर ये जो एलिमेंट 3 है इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन है? तो यह 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2। फिर ये 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? -3। तो 4 को -3 से ऐड करेंगे तो 4 प्लस -3। देन इस 5 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3। दिस विल बी 5 प्लस 3। 6 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? 4। तो 6 प्लस 4, 6 प्लस 4। 7 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 0। इन दोनों को अब हमने जोड़ दिया। बहुत आसान तरीका है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन रहता तो जहां जहां प्लस का साइन दिया है मैंने वहीं पे माइनस का साइन अप्लाई होता, बाकी सब कुछ प्रोसीजर सेम होता। अब देखिए इसको जोड़ दिया जाए, 2 and 1 3, 3 2 5, 4 प्लस -3 तो क्या हो जाएगा? ये 1, 5 and 3 8, 6 और 4 10, 7 प्लस 0 7। ये हमारा सम हो गया, सम ऑफ 2 मैट्रिसेस दिस एंड दिस। अगर डिफरेंस भी रहता तो इसी तरह से करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम समझते हैं एग्जांपल की मदद से। 2 3 4 -3 0 8 प्लस 1 2 3 4 2 1 माइनस 3 2 5 7 9 8। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है? ये मैट्रिसेस को सोल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, उसमें से इसको घटाना है। देखिए तरीका बड़ा आसान है, मैंने बताया कोरस्पॉन्डिंग को कोरस्पॉन्डिंग के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। 1 के 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? 1। तो लिखेंगे 2 प्लस 1 माइनस कौन है? ये 3। ये सब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ। उसके बाद ये 3 प्लस 2 माइनस ऑफ 2। फिर ये 4 के साथ 4 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5। ठीक है ना? -3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 माइनस ऑफ 7। फिर 0 प्लस 2 माइनस 9, 0 प्लस 2 माइनस 9, 8 प्लस 1 माइनस 8, 8 प्लस 1 माइनस 8। ठीक है, इसको अब जोड़ा जाए। 2 and 1 3, 3 minus 3 ये 0, ये प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। देखिए आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं एकदम स्टेप को लेंदी बनाता हूं। आप एग्जाम में जब सीख जाएंगे या आप जब बनाएंगे क्वेश्चन तो आपको ये स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे। कैसे? 2 and प्लस 1 3, 3 minus 3 0, आप डायरेक्ट आंसर लिखे, सभी बच्चों को समझ में आ जाए। इसके लिए मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वीडियो देखने वाले हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है। कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ एबव एवरेज होंगे। तो जिनका मैथ्स अच्छा है, जो अच्छे स्टूडेंट हों, उनको तो समझ में आ जाएगा अगर मैं डायरेक्टली कर देता हूं। लेकिन शायद वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा स्लो लर्नर अगर है या पढ़ाई से दूर रहते हैं, पबजी के ज्यादा करीब रहते हैं, तो उनके लिए मैं स्टेप लंबा करता हूं ताकि वो भी सीख सके। ओके, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7 minus 5 2
दिस विल बी 1 एंड -7 -6 -7 एंड ये आपका हो जाएगा 8 - 8 0, ये 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इफ बाई चांस, अगर एक चीज याद रखिए, क्योंकि ये मैथ्स का लेक्चर है तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि कहीं पे मैं कोई कैलकुलेशन करता हूं या कुछ गलत लिख जाता हूं। बहुत बार ऐसा होता है, आपको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्योंकि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है तो ये कैलकुलेशन सब आप ढंग से चेक करेंगे। कई एक बार बोलने के चक्कर में, लिखने के चक्कर में, क्योंकि मैं दो काम करता हूं, बोलता भी हूं, एक्सप्लेन भी करना, लिखना भी है। तो बोल दिया कुछ और, लिख दिया कुछ और, ये छोटा मोटा कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया तो अगर आपको दिखता है तो आप रेक्टिफाई कर लेंगे। उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि गलती इंसान से होता है, ऑल्दो आई एम इंसान, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कभी कभी हो जाता है गलती, पेन एरर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग जान लेते हैं, एडिशन करते वक्त हमारे ध्यान में रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है भाई? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो यह बराबर होगा b + a के। मतलब कह सकते हैं एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड केस हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मींस a + b + c, हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, तो a + b के साथ c को जोड़ो या b + c को ऐड करके उसके साथ a को जोड़ो, बात बराबर है। इसका एसोसिएशन इसके साथ या इन दोनों को आपस में एसोसिएट करो, बात बराबर है। एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? यह एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं फॉर अ गिवन मैट्रिक्स A, for a given matrix A, O is the additive identity। additive identity, कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है A, उसका जो है O है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब A में अगर हम O को जोड़ते हैं या O में अगर हम A को जोड़ते हैं तो हमको A ही मिलेगा। तो O क्या है? क्या है भाई O? वेयर O इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। O इज लास्ट लेक्चर में, इट मींस हमारा जो इसके पहले वाला लेक्चर 1, उसमें बताया है मैंने, जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। O से जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो A में यदि हम जीरो मैट्रिक्स, किसी एक गिवन मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं उसी ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखिए दोनों ध्यान से देखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में अंतर है। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में अंतर है। हमने यहां पे बात किया एडिटिव आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी क्या होता है? अगर उस मैट्रिक्स में हमने किसी को जोड़ दिया तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदले, उसका जो आइडेंटिटी है वह नहीं बदले, तो उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जोड़ने के बाद भी आइडेंटिटी नहीं बदला। लेकिन यहां पे क्या है? एडिटिव इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका उल्टा, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -2।
-5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? +5, +3 का -3, -2 का +2। मतलब एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर या ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको दिए गए मैट्रिक्स में जोड़े तो जीरो मैट्रिक्स चला है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं इफ A and B are two matrices of same order। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेम ऑर्डर तो होना ही चाहिए, चाहे यहां बात करें, यहां बात करें, यहां कहीं भी अगर बात करते हैं तो ऑर्डर सेम होगा। ए और बी आपस में कब जुड़ सकता है? जब ऑर्डर सेम होगा। ए बी सी आपस में कब जुड़ सकता है? जब ऑर्डर सेम होगा। तो यह बात तो आपको स्वतः समझ लेना है कि हर जगह ऑर्डर सेम होगा। वैसे मैंने यहां लिख दिया, बाकी जगह लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत ही नहीं है, नहीं तो मैं लिखता। आप समझिएगा जितना भी मैट्रिक्स का चर्चा कर रहे हैं सबका ऑर्डर सेम है। तो कहता है ए और बी दो मैट्रिसेस है, तीनों का ऑर्डर सेम है। अगर ए प्लस बी बराबर 0 हो जाता है, ए प्लस बी बराबर 0, दोनों का सम क्या हो जाए? जीरो मैट्रिक्स हो जाए। जीरो को बोलने का मतलब ओ, ए प्लस बी बराबर ओ, वेयर ओ इज जीरो मैट्रिक्स। ओ क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स भी जो होगा उसका ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर ए और बी का होगा। इतना देन कह सकते हैं देन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब कह सकते हैं क्या कि जो मैट्रिक्स बी है वह ए का एडिटिव इनवर्स है। अभी मैंने बताया था कि कोई एक दिया गया मैट्रिक्स है ए, उसमें हमने एक मैट्रिक्स को जोड़ा और सम क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स चलाया। तो ये जो बी है उसको बोलेंगे ए का एडिटिव इनवर्स। बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। जैसे 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो चलाएगा? जैसे समझिए 2 में हमने क्या जोड़ा? -2 जोड़ा तो क्या चलाया? जीरो। तो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा? -2। उसी प्रकार ए में हमने बी को जोड़ा तो जीरो मैट्रिक्स चलाया, तो ए का एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा? बी। इसको नोट कर लिया जाए। एक छोटा सा और हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। क्या है वो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे? स्केलर कहने का मतलब होता है कांस्टेंट। तो हमारे पास एक दिया गया मैट्रिक्स होगा और उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आप ध्यान देंगे। हम कह सकते हैं लेट मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, वह किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। हमने मान लिया m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है A एंड K इज अ स्केलर। और K क्या है? कोई स्केलर है। स्केलर कहने का मतलब कोई कांस्टेंट है। देन K A मतलब इसमें K से मल्टीप्लाई करने को बोला गया। कहने का मतलब K A I J इंटू M क्रॉस N, तो यह हो जाएगा K M क्रॉस N। हर एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई होगा। देखिए हमको मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने को बोला गया। K क्या है? कोई स्केलर। तो मैट्रिक्स A में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। तो तरीका क्या है? Aij जो है उसके एलिमेंट को बताता है। Aij उसके सारे एलिमेंट को दर्शाता है। तो K जो है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा। K जो है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, समझिएगा। एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A। सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग सोचते होंगे सर ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको बड़ा प्यारा है। ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें सब अलग अलग डिजिट होते हैं तो एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना।
एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, देन अगर ऐसा है, देन अगर आपसे निकालना हो आपको 2a निकालना हो, मतलब कहे कि मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ a कैसे निकलेगा? अब देखिए ट्वाइस ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये जो स्टेप, ये वाला स्टेप यहां मैंने लिखा, ये स्टेप यहां है। अब क्या ये स्टेप क्या कहता है, सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, देखिए लिखता हूं मैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9 18। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आप इस चीज पे गौर फरमाइए, मैट्रिक्स में यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो वह सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हम यहां बता रहे हैं, इसको आप नोट मत कीजिएगा, बस समझने के लिए बता रहे हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखकर अपना नोट्स भी रेडी करते हैं तो वहां पर यहां नोट कर लीजिएगा, लेकिन जो भी बता रहा उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, वो बस समझ लीजिए। अगर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है a को, a कोई डिटर्मिनेंट है, इसी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदल दिया, और उसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यह जो 2 है वह किसी एक रो में ही गुना होगा, या तो इसको पहले रो के तीनों एलिमेंट से गुना कर दो, या तो दूसरे रो में मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको तीसरे रो में मल्टीप्लाई कर दो, सबों में नहीं करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ यह 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा, सबके साथ कभी नहीं, किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ। सपोज कर लो हमने इसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। अब यह 2 का कहानी खत्म, अब बाकी जो है एज इट इज लिख दीजिए, अब बाकी सारा एलिमेंट एज इट इज लिख दिया गया। तो यही डिफरेंस है, और यह एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वह सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वह किसी खास रो या किसी खास कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, तो अभी यहीं पर एक प्रॉपर्टी बताते हैं, कुछ देर पहले हमने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जब बता रहा था तो एक मैंने प्रॉपर्टी इस तरह का बताया था कि अगर k इंटू ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। देखिए कैसे, अब इसको अगर हम डिटर्मिनेंट में बंद कर दें, ये k इंटू ए, समझिए ये 2 को समझा जाए k, इस 2 को आप k समझिए, तो k इंटू ए, इसको अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बदला जाए, इसका मतलब इसको डिटर्मिनेंट में बदल रहे हैं, इसका मतलब इसमें डिटर्मिनेंट लगाने का मतलब इसमें डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, पहले रो से एक 2 बाहर चला आएगा, दूसरे रो से भी एक 2 कॉमन आ जाएगा, और तीसरे रो से भी एक 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूं, देखिए इसके बाद मैं यहां लिखता हूं, इसके बाद यहां पहले रो से 2 कॉमन ले लीजिए, दूसरे रो से भी एक 2 कॉमन, और तीसरे रो से भी एक 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 3, और ये क्या है, ये ही तो मॉड ए है हमारा, देखिए कितना है। उसी तरह से हम कर सकते हैं k इंटू ए का मॉड, तो k टू दी पावर n, n क्यों, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का था तो 2 का पावर क्या आया, 3 आया, उसीलिए अगर nth ऑर्डर का होगा तो k का पावर क्या चलाएगा, n। अभी समझ गए वो पिछले बात जो मैंने बताया था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से।
अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी जो मैंने बताया उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। तो हम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। विथ मैट्रिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विथ मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है वो समझते हैं, उसका प्रॉपर्टी समझते हैं। समझ तो लिया हमने क्या है। मान लीजिएगा लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी बराबर बी आई जे एंड के एंड एल आर स्केलर्स। के और एल क्या है? स्केलर्स है, ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी कहता है के प्लस एल इंटू ए। इसको क्या लिखेंगे? के ए प्लस एल ए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा के इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिखिएगा? के ए प्लस के बी। प्लस की जगह माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस दोनों लगा लीजिए, उसमें कोई हर्जाना नहीं है। थर्ड के इंटू एल ए, इसको एल इंटू के ए इज इक्वल टू के एल इंटू ए कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ माइनस ऑफ के ए बराबर के इंटू माइनस ऑफ ए बराबर, हाँ ये दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर आप कर दीजिए माइनस के इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को जानना था। एक और प्रॉपर्टी जान लीजिए ना, माइनस अगर 1 कर देते हैं, माइनस 1 इंटू ए बराबर माइनस, ऊपर वाला प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर लेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन का कोई बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आप समझते हैं वही सब प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं फिर समझेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबका यूज यहाँ हुआ है, कैसे करते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारे पास, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो कहता है 2a प्लस 3b माइनस 4i का वैल्यू निकालते हैं। 2a, ए की जगह पे रखिए a, 2 3 4 5 प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स बी है तो बी की जगह पे रखिए माइनस 1 3 2 0 माइनस 4 आई है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसको यूनिट मैट्रिक्स आप कहें। देखिए अब चूंकि ए और बी इस क्वेश्चन में दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आई का भी ऑर्डर जो होगा ये सेकेंड ऑर्डर का ही होगा। ये आपको खुद समझ लेना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी रहेगा तो ऐसा होता है, तरीका है, जनरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। तो आपको यह समझ लेना है कि क्वेश्चन में जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स यूज किया गया है उसी ऑर्डर का आई भी होगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4 6 8 10, सब मल्टीप्लाई हो गया। इसको कर लो -3 6 9 0, 4 से कर लो 4 0 0 4। अब देखते हैं, अब एडिशन का यूज करते हैं। 4 प्लस -3 -4, देखिए किस तरह से 4 प्लस ऑफ -3 -4, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 -0, ये हो जाएगा 8 प्लस 9 -0, ये हो जाएगा 10 प्लस 0 -4, तो ये क्या हो जाएगा +4 -4 खत्म, ये -3, 8 और 9 17 17 6 6 12 10 में से 4 गया, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका आंसर बन गया है ना सर। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं इसमें, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें यह सिखाया जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से सीखना है बच्चों। देखिए फॉर 2 मैट्रिसेस A
बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी बी आई जे पी क्रॉस क्यू कर देते हैं, पी क्रॉस क्यू। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू। तो अगर यह दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला जाए, हम कह सकते हैं दे कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए यह दोनों मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होगा उसके लिए कंडीशन क्या है। जैसे ए का ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, हमको कहता है इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू। मान लेते हैं मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट देता है सी, तो यह ए और बी कब मल्टीप्लाई हो सकता है, कंडीशन क्या है दोनों के मल्टीप्लाई होने के लिए। तो कंडीशन क्या है देखिएगा, n बराबर p होना चाहिए। कंडीशन क्या है n मस्ट बी इक्वल टू p, मतलब जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ रो बराबर होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस q। कैसे m कहां से आया, ये वाला आपका m है, ठीक है, ये आपका m हो गया यहां से, और q कहां से चलाएगा, ये आपका q हो जाएगा। रिजल्टेंट का ऑर्डर हो जाएगा पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम जो होगा वो आपका रिजल्टेंट का ऑर्डर बनेगा। तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, टू मैट्रिसेज इतना एंड इतना कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर इफ क्यों कब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दिस इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं है। अब देखिए, अब b को पहले लिख देंगे a को बाद में लिखेंगे, तो b का नंबर ऑफ कॉलम और a का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। हाँ, एक बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ रो इसी को बराबर होना होगा। एकदम एक गांठ बांध लीजिए कि 100% ऐसा है। अगर पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। That's it। वही बात मैंने लिखा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यही कंडीशन है, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाले का जितना रो और दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है ना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, चाहे उससे पहले एक एग्जांपल समझिए ना। एक एग्जांपल समझते हैं। एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5 0 1 एंड एक मैट्रिक्स है बी क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो उसके लिए ऑर्डर देखते हैं। देन कैन वी फाइंड ए बी। अगर आपसे पूछा जाए क्या हम लोग ए बी निकाल सकते हैं, कैन वी फाइंड, बताइए यस या नो। तरीका क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 3 कॉलम। इसका तरीका क्या है 2 रो 3 कॉलम। इसमें कितना रो है 3 रो 2 कॉलम। तो क्या हम लोग ए बी निकाल सकते हैं, तो ए बी निकालने के लिए देखिए तो
ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो बराबर है ना, तो यस इसका आंसर क्या होगा, यस। इसी में पूछता है कैन वी फाइंड बी ए, क्या हम लोग बी ए निकाल सकते हैं, बी ए। अब देखिए बी को पहले लिखिए, ए को बाद में। बी में क्या है, बी का ऑर्डर 3x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x3 इन है। क्या बी ए निकल सकता है, अब देखिए ये दोनों बराबर है, हाँ बी ए निकलेगा, ये भी निकल जाएगा, यस। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी निकल रहा है तो बी ए भी हर बार निकल ही जाए। अगर ए को बी में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बी ए भी पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। हम एक चीज एकदम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इफ ए बी इज पॉसिबल then it does not mean that BA is also possible। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जान लीजिए कि यदि सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, यहां पर ए बी भी निकल सकता है, बी ए भी निकल सकता है। मैंने वैसा एग्जांपल ही लिया है जानबूझकर, लेकिन ध्यान दीजिए अगर ए बी पॉसिबल है, इसका मतलब कदापि नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा। अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, एकदम नहीं जरूरी है। यहां पर हो गया आपको ऐसा लगता है, अभी देखिए थोड़ा मैं छेड़छाड़ कर देता हूं, देखिए अभी अटक जाएगा मामला। सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, इसका ऑर्डर ले लो 2x3। एक मैट्रिक्स ले लो बी, इसका ऑर्डर ले लो 3x1। ये दो मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी। तो क्या इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं ए बी, तो ये दोनों बराबर है, तो ए बी क्या होगा, निकलेगा, यस ए बी निकल जाएगा। अब देखते उलट दी जाए, बी पहले कर दो 3x1, ए बाद में कर दो 2x3। क्या यहां से बी ए निकल सकता है, यहां 1 है यहां 2 है, नहीं निकल सकता है। समझ गए बात को। तो ये मत समझिएगा कि अगर ए बी निकल जा रहा है तो बी ए भी निकल ही जाएगा, नहीं निकल जा रहा है तो एक सौभाग्य की बात है। और ये तो कभी मत समझिएगा कि ए बी बराबर बी ए होगा, ये तो समझने का भूल ही मत करिएगा आप लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कम्यूटेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉपर्टी में भी बताएंगे, यहां भी बता दे रहे हैं कि ऐसा समझने का तो बिल्कुल भूल नहीं कीजिएगा। ए बी बराबर बी ए कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ए बी अगर पॉसिबल है, मान लो मल्टीप्लाई करके ए बी निकल जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बी ए मल्टीप्लाई हो ही जाए, जनरली नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई होने का ही संभावना नहीं है, तो इक्वल होने की बात ही नहीं होती है। बाई चांस अगर मल्टीप्लाई हो गया, ए बी निकल जा रहा है बी ए निकल जा रहा है, तो एक संयोग कहेंगे। हो सकता है संयोग से दोनों बराबर भी हो जाए, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। अभी मैंने चर्चा की है इस बारे में कि अगर ए बी है तो बी ए के बराबर नहीं होगा। बराबर तो दूर की बात है, अगर ए बी निकल रहा है तो भी हम इस बात के लिए इंश्योर नहीं हो सकते हैं कि बी ए निकल ही जाएगा। कहने का मतलब है हम किसी कारणवश ए बी निकाल लिए गुना करके, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बी ए भी निकल ही जाए। हो सकता है बी ए का गुना करना असंभव हो, तो बराबर होने की तो बात ही नहीं है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता। दूसरा, इट इज एसोसिएटिव। इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कहने का मतलब बीसी के प्रोडक्ट में ए से मल्टीप्लाई करो
या ए बी के प्रोडक्ट में सी से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जितना भी यहाँ पे प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसमें एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कि कंफर्मेबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मतलब जो दिया गया कंडीशन है उस केस में मल्टीप्लाई कंफर्मेबल हो सके, मतलब गुना होना संभव हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ इस तरह का उठपटांग ऑर्डर ले लीजिए कि बी इंटू सी पॉसिबल ही ना हो, ए इंटू बी पॉसिबल ही ना हो। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुड बी कंफर्मेबल, कंफर्म हो कि हाँ ऑर्डर उस तरह से है कि गुना हो सकता है, तो यह प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव तो होगा। इट इज, कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब a इंटू अगर b प्लस सी है इसको आप लिख सकते हैं ए बी और ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लेकिन कंडीशन फिर वही, ये कंडीशन कब है, जब यह मल्टीप्लाई हो सके, एडिशन हो सके, उस तरह का उसका ऑर्डर होना चाहिए, शुड बी कंफर्मेबल फॉर दिस। फोर्थ प्रॉपर्टी, I इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू आई बराबर a, वेयर I बराबर क्या है, I इज यूनिट मैट्रिक्स, I हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होगा I का, वही होगा जो A का है, तो I इंटू ए इंटू आई बराबर A ही होगा। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ, देखिए ए बी बराबर ओ, ए बी बराबर ओ, वेयर ओ क्या है, ओ इज जीरो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का निकल गया, हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और जीरो मैट्रिक्स चलाया, इसका मतलब यह कभी नहीं है कि बी हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा या ए हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब यह मत समझिएगा, जैसे किसी नंबर में होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि a इंटू बी बराबर जीरो, तो यहां से कंडीशन होता है आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। दो नंबर का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो कहते हैं या तो पहला नंबर जीरो होगा या तो दूसरा नंबर जीरो होगा, मतलब वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनता है कि ईदर ऑफ द नंबर कैन बी जीरो। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसा नहीं है कि ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो आप अपने मन से सोच लीजिए कि सर या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो मैट्रिक्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ए और बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हुए भी प्रोडक्ट जीरो दे सकता है, ऐसा पॉसिबल है। then it does not mean that either of the matrix is zero। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब यह कभी नहीं है, अगर ए बी बराबर जीरो है तो इसका मतलब ये कभी मत सोच लीजिएगा, इट डज नॉट मीन दैट ईदर ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, कि दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होगा। ऐसा सोचना अपराध है। वो कोई और मैट्रिक्स होगा जिसको प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगा। ऐसा केस आपके पास क्वेश्चंस में दिखेगा। मैं बार बार एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, हर चीज के लिए एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है क्या। हाँ, एक और चीज, अगर हम बात करें इफ a इंटू ए डॉट 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 एम टाइम्स, अगर हमने किसी मैट्रिक्स को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं a टू दी पावर m। जैसे a इंटू ए, दो बार a इंटू ए करने का मतलब a स्क्वायर, a इंटू ए a क्यूब, a इंटू ए कितना टाइम्स, m टाइम्स a टू दी पावर m। एक और छोटा सा प्रॉपर्टी यहां लिख दे क्या, सेवंथ, इफ a टू दी पावर m है, उसका पावर m है, तो इसका मतलब a टू दी पावर m है। ठीक है, तो यह कुछ प्रॉपर्टीज थे आपको जो जानना था, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ और रिजल्ट है जहां पे बच्चे बार बार गलती करते वो भी देख लेते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है।
मैट्रिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप भी बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना। देखिए मान लेते हैं लेट टू मैट्रिसेस बी A and B such that their multiplication is conformable, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होना संभव है, कन्फर्मेबल है, ठीक है ना। ऐसा मैट्रिक्स है दोनों का जिसका मल्टीप्लाई होना किसी भी तरह से, a इंटू बी करो, b इंटू ए करो, ये कन्फर्मेबल है। देन तब समझिएगा कुछ फॉर्मूला। सबसे पहला जो है हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम लोग यही जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां मैट्रिक्स के केस में यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से समझिए a प्लस बी आई इंटू ए प्लस बी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। देखिए यहां इस केस में ऐसा होगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। इसको 2ab मत कर दीजिएगा ध्यान से। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर अगर है तो इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर होगा तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा मत कीजिएगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, गलत हो जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस में है ना, तो माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। थर्ड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत कर दीजिएगा। a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कीजिएगा इसको। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी, सॉरी ए बी लिख रहा था, देखिए वही गलती कर रहा था जो गलती बार बार लोग करते हैं। b इंटू ए बी और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ देखिए अगर यहाँ पे पहले a माइनस बी कर दें और बाद में a प्लस बी कर दें तो हम लोग का जो तरीका था इसका क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी ए माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है। एक मान लीजिए इस तरह से a इंटू माइनस बी, तो इसको लिख दीजिएगा माइनस ए इंटू बी, इसमें माइनस कॉमन ले लो a इंटू बी। मतलब ध्यान दीजिएगा माइनस को आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि माइनस 1 है तो माइनस 1 आप बाहर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कर दीजिएगा कि a इंटू माइनस बी को b इंटू ए कर दीजिएगा। इसको b इंटू ए मत कर दीजिएगा किसी तरह से भावनाओं में बह के, नोट कर लीजिए इसको। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में सुविधा होती है आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स बच रहे हैं उनको जानेंगे, उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन हिट करके रखेंगे तो जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उसको देखकर कुछ सीख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ाई करें।